नमस्कार दोस्तों, कोई तैयारी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए टीजीटी पीजीटी हिंदी की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमने की है प्रैक्टिस सेट की शुरुआत। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 1 में के अंतर्गत हमने 30 प्रश्नों को हम कर चुके हैं। बचे हुए प्रश्न हम जो है आज की क्लास में अभी 20 प्रश्नों को करने की कोशिश करेंगे। हम प्रश्नों को जो है विद सॉल्यूशन के साथ, विद एक्सप्लेनेशन के साथ, अर्थात व्याख्या सहित प्रश्नों को करते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें साहित्य और व्याकरण संबंधी आपको सभी प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे। साथ साथ भाषा विज्ञान और काव्य शास्त्र के जो प्रश्न हैं वे भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो उन प्रश्नों को भी हमने शामिल किया है। यानी कि साहित्य प्लस काव्य शास्त्र प्लस व्याकरण प्लस जो है भाषा विज्ञान, इन सभी का जो संपूर्ण हिंदी संबंधी जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं प्रश्न, उन सभी को हमने अपने प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत इंक्लूड किया है। तो आप सभी के लिए ये क्लास मददगार साबित होगी जिस भी परीक्षा में हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे टीजीटी पीजीटी की किसी भी स्टेट के अंतर्गत आने वाली परीक्षा हो या फिर एनटीए नेट की परीक्षा हो या कोई अदर अन्य परीक्षा हो। तो आज की क्लास की हम शुरुआत कर लेते हैं प्रश्न नंबर 31 से। तो देख लेते हैं, कुवलय माला कथा, ये रचना का नाम है। कुवलय माला कथा के रचनाकार कौन है? तो इस रचना के रचनाकार रहे हैं, आदिकाल के अंतर्गत आने वाली रचना है उदयतन सूरि। तो इससे संबंधित और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हम देख लेते हैं। कुवलय माला कथा के रचनाकार उदयतन सूरि माने जाते हैं, जो कि 835 विक्रमी संवत की रचना है। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार 9वीं शताब्दी की कुवलय माला कथा में कुछ ऐसे प्रसंग हैं, यानी कि ये 8वीं शताब्दी की रचना है। ये 1835 विक्रमी संवत की जो रचना है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 9वीं शताब्दी की जो ये रचना है, इस रचना के अंतर्गत ये कहा है कि इसमें कुछ ऐसे प्रसंग हमें देखने को मिलते हैं जिसमें बोलचाल की तत्कालीन प्रचलित भाषा के नमूने आए हैं। जैसे कि जो इस रचना के अंतर्गत जो पंक्तियाँ हमें देखने को मिली है, उसमें बोलचाल की तत्कालीन भाषा, यानी कि जब वहाँ उस समय की जो भाषा रही है उसके नमूने हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि भो भो भट उता तुम्हें न याणन जो राजकुले वृत्तांत है। तो इसका मतलब ये है कि अजी भटपुत्रो, तुम नहीं जानते राजकुल में क्या वृत्तांत है। ते ही भणियम भण के वग्र स्वामी कै वार्ता राजकुले, यानी कि उन्होंने कहा कहो हे व्याघ्र स्वामी, क्या वार्ता है राजकुल में। तो इस प्रकार से ये इन पंक्तियों के माध्यम से हमें तत्कालीन भाषा का पता चलता है, उस समय की भाषा का इन पंक्तियों के माध्यम से हम देखने को मिलते हैं। उदयतन सूरि, जो कि उदयतन सूरि जी द्वारा रचित जो रचना है हमारी कुवलय माला कथा, उसके अंतर्गत बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 32, लाल चंद्रिका के रचनाकार कौन है? लाल चंद्रिका के रचनाकार निम्नलिखित में से लल्लू लाल जी हैं। तो लल्लू लाल जी ने बिहारी सतसई की टीका लिखी है। बिहारी सतसई की टीका उन्होंने लाल चंद्रिका नाम से लिखी है। और बिहारी सतसई वस्तुतः एक जो है मुक्तक काव्य है। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है निम्नलिखित में से मुक्तक काव्य कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है बिहारी सतसई भी जो एक तरह से जो है मुक्तक काव्य है, जिसमें 713 दोहे हैं, जिसमें 600 दोहे सिंगारिक है, शेष नीति और भक्ति परक, नीति भक्ति तथा प्रस्ति परक जो दोहे माने जाते हैं। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं प्रश्न संख्या 33, साखी शब्दी दोहरा कही कहनी उखाण भक्ति निसृप ही अधम कवि निंद देही वेद पुराण। जो ये पंक्तियाँ हैं, ये निम्नलिखित में से किस कवि की है, ये आपको बताना है। तो ये पंक्तियाँ जो है तुलसीदास जी द्वारा रचित पंक्तियाँ हैं हमारी। और इस दोहे में जो के रचयिता तुलसीदास है, यह दोहावली में कलयुग का वर्णन इस पंक्तियों के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है। कलयुग का वर्णन शीर्षक के अंतर्गत दोहा 854 में ये पंक्तियाँ दी गई है। इसमें निर्गुण भक्त कवियों के लक्षण वर्णित है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं प्रश्न संख्या 34,
बिसल देव रासों के रचनाकार कौन माने जाते हैं? तो निम्नलिखित में से बिसल देव रासों के रचनाकार रहे हैं नरपति नाल्ले। नरपति नाल्ले जी बिसल देव रासों के रचनाकार रहे हैं, जो कि बिसल देव रासों जो रचना है वो है एक सिंगारिक रचना मानी जाती है और इसके रचनाकार है नरपति नाल्ले जी। इसमें शाकंभरी नरेश बिसल देव व भोज परमार की पुत्री जो है राजमती के विवाह का और वियोग और पुनर्मिलन का जो है वर्णन हमें देखने को मिलता है। पूरा का पूरा जो ये बिसल देव रासों पूरी रचना को 4 खंडों में बांटा गया है, प्रथम खंड, द्वितीय खंड और चतुर्थ खंड। किस प्रकार से जो है राजमती का और बिसल देव का विवाह होता है और फिर उनका जो है जो है राजमती से रूठकर बिसल देव का उड़ीसा चले जाना होता है। फिर उड़ीसा से फिर किस प्रकार से वो वापस आते हैं और फिर जो है राजमती को उसके पिताजी जो है अपने साथ ले जाते हैं। फिर चौथे खंड में किस प्रकार जो है राजमती को जो है बिसल देव वापस जो है महल में लेकर के आता है। इस प्रकार से विवाह, वियोग व पुनर्मिलन का 4 खंडों में इस बिसल देव रासों की रचना का हमें इस बिसल देव रासों की रचना की कथा का वर्णन हमें देखने को मिलता है। कितने खंडों में, कई बार पूछा जाता है कितने खंडों में वर्णित है, तो 4 खंडों में, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या हमारी 35। अब्दुल रहमान की रचना। अब्दुल रहमान की रचना आपको सभी को पता है, संदेश रासक है। तो संदेश रासक अब्दुल रहमान की रचना है। और संदेश रासक ये भी आपको ध्यान रखना है कि एक खंड काव्य है। किस प्रकार का काव्य है? खंड काव्य, जो कि कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि संदेश रासक जो है खंड काव्य है या मुक्तक काव्य है, किस प्रकार का काव्य है, ये आपको बताना है। तो संदेश रासक अब्दुल रहमान जी द्वारा लिखा गया एक खंड काव्य है और यह प्रेम, सौंदर्य, श्रृंगार और विरह प्रवृत्ति से परिपूर्ण जो है संदेश परक काव्य रहा है। और इसके परंपरा का विकास हिंदू में बिसल देव रासों और डोला मारू आदि काव्यों में देखा जा सकता है। उसके बाद देख लेते हैं आगे। अगला प्रश्न हम प्रश्न संख्या 36। काव्य अलंकार सार संग्रह रचना किसकी है? तो काव्य अलंकार सार संग्रह जो रचना है वो किस कवि की है? तो वो है उद्भट कवि की। उद्भट कवि की जो रचना है काव्य अलंकार सार संग्रह। केवल काव्य अलंकार पूछा जाए तो भामा जी की हो जाएगी और काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति अगर पूछ लिया जाए तो वामन की हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। तो देख लेते हैं इससे संबंधित अन्य तथ्य। तो काव्य अलंकार सार संग्रह के रचनाकार उद्भट है। इसके अलावा भामा की रचना का नाम है काव्य अलंकार, दंडी की काव्य रचना का नाम है काव्यदर्श, वामन की जो है रचना का नाम है काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति। इस प्रकार से और अन्य ऑप्शनों के अनुसार भी आप लोगों ने उनकी रचनाओं के नाम देख लिया। देख लेते हैं प्रश्न संख्या 37। अहम कर्म हेतु भिधाय रस विषयम लक्षण सूत्र भामे। जो ये पंक्ति है रस संबंधी सूत्र किस आचार्य ने दिया है? तो ये जो एक रस संबंधी जो सूत्र दिया है ये किस आचार्य का है? तो ये है भरत मुनि जी का। उसके बाद देख लेते हैं इससे संबंधी और अन्य तथ्य। तो यह भरत मुनि के रस सूत्र से जो पूर्व का वाक्य है और नाट्य शास्त्र के 6ठे अध्याय में रस निरूपणम शीर्षक के अंतर्गत इन्होंने यह लिखा है। एवं कर्म हेतु विधाय रस विषयम लक्षण सूत्रम यानी कि इसके बाद जो है ये जो इन्होंने रस के सूत्र की व्याख्या की थी, इसके रस के सूत्र की परिभाषा बताई थी कि रस की निष्पत्ति किस प्रकार से हुई है, ये बताया था। उससे पहले जो ये पंक्तियाँ लिखी हैं तो ये आपको ध्यान रखना है। तो उन्होंने कहा था विभावानुभाव व्याभिचारी संयोगादा रस निष्पत्ति। विभाव और व्याभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। यानी यहाँ ये जो व्याभिचारी भाव है ये भी परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछा जाता है। भरत मुनि के अनुसार व्याभिचारी भावों को क्या नाम, मतलब संचारी भावों का और अन्य क्या नाम दिया है? तो कहा है व्याभिचारी भाव। व्याभिचारी का जो है
नाम क्या है, संचारी भाव। संचारी भाव को इन्होंने भरत मुनि ने व्यभिचारी भाव कहा है। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि प्रश्न किसी भी प्रकार से घुमा फिरा कर पूछे जा सकते हैं। अगर एक एक प्रश्नों को आप समझ के साथ करोगे तो आसानी से आप प्रश्नों का सही आंसर दे सकते हो। तो देख लेते हैं। इसीलिए मैं विद एक्सप्लेनेशन के साथ प्रश्नों को हमेशा कराने की कोशिश करती हूँ, ताकि आपके जो तथ्य है वे बार बार रिवीजन होते रहे, क्योंकि आप सभी को पता है निरंतर अभ्यास ही सफलता का राज है। इसी उद्देश्य के साथ हम जो अपनी तैयारी को आगे भी बढ़ा रहे हैं निरंतर अभ्यास करते हुए। और वही वीडियो आपको अच्छी लगती है, लगता है कहीं ना कहीं आपकी परीक्षाओं के लिए ये मददगार साबित होगी, तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक कर दिया करो और लास्ट में ये भी बताया करो आपको वीडियो कैसी लगी, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से ही मुझे और नेक्स्ट क्लास बनाने का मोटिवेशन भी मिलेगा। मुझे भी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, आपके रिस्पॉन्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस समय। तो इसीलिए जो लोग वीडियो जो देखते हो, तो अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट अवश्य किया करो। तो देख लेते हैं प्रश्न संख्या 38। उक्ति व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ के विषय में हम देखते हैं। तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ का विषय क्या है? तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक प्रकार से जो है व्याकरण संबंधी ग्रंथ है। कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण संबंधी ग्रंथ है? तो वो है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। और इन्हीं प्रश्नों में से आपको काफ़ी सारे प्रश्न भी देखने को मिलेंगे परीक्षा में। तो एक एक वीडियो को आपको ध्यान से समझते हुए जो है उसको बार बार रिवाइज़ करते हुए करना है, क्योंकि अगर आप वीडियोस को देख रहे हो आपको स्पीड कम लगती है, लगता है मैम धीरे बोल रही है, या तो अपने अकॉर्डिंग आप जो है स्पीड की जो है अपनी वीडियोज़ की स्पीड भी बढ़ा सकते हो, जैसे कि 2x पर करके देख सकते हो या 1.5x पर करके देख सकते हो। इस प्रकार से आप लोगों के पास ऑप्शन होता है यूट्यूब पर कि ऊपर जो आपके डॉट यहाँ पे जो डॉट लगी हुई होती है एक, तो उसमें आप क्लिक करोगे तो वहाँ पर जो आपको स्पीड के लिए ऑप्शन मिल जाएगा कि आप किस स्पीड पर देखना पसंद करोगे। तो उसी के अकॉर्डिंग आप अगर नॉर्मल स्पीड पर देखना चाहते हो तो नॉर्मल स्पीड पर देख सकते हो, या फिर आप स्पीड बढ़ाकर देखना चाहते हो तो स्पीड बढ़ाकर, क्योंकि स्पीड बढ़ाकर देखने से जो है आपका समय भी बचेगा और तो थोड़ा सा ये है कि आप अधिक से अधिक प्रश्नों का रिवीजन कर पाओगे। तो देख लेते हैं, जिस तरह आपको ठीक लगे उसी प्रकार से आप देख सकते हो। तो हम देख रहे थे प्रश्न संख्या हमारी कितनी थी? 38। तो 38 प्रश्न संख्या का आंसर था हमारा उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो है एक व्याकरण संबंधी ग्रंथ है। तो इसके रचनाकार का नाम जो है वो है दामोदर शर्मा जी। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इनसे बनारस और आसपास के प्रदेशों की जो संस्कृति और भाषा आदि पर भी अच्छा प्रभाव पड़ता है। उस युग के काव्य रूपों के संबंध में भी थोड़ी बहुत जानकारी होती है। तो बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 39 प्रश्न को हम देखते हैं भाई। देख लेते हैं, अष्टछाप के कवि नहीं है। इनमें से अष्टछाप के कवि कौन नहीं है, ये आपको बताना है। रैदास, परमानंद दास, कृष्ण दास या नंददास। तो परमानंद दास, कृष्ण दास और नंददास तीनों अष्टछाप के प्रमुख कवि रहे हैं, लेकिन रैदास जी जो है अष्टछाप के कवियों में शामिल नहीं है। अष्टछाप के संबंध में तो आपको पता ही होगा कि 8 कवियों का रख लिया गया अष्टछाप के अंतर्गत। 4 वल्लभाचार्य जी के शिष्य रहे, 4 जो है विठलनाथ के शिष्य रहे। तो देख लेते हैं, रैदास जी निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख संत कवि रहे हैं, जबकि कृष्णदास, परमानंद दास और नंददास सगुणोपासक कृष्ण की भक्ति के अंतर्गत आने वाले अष्टछाप के कवियों में शामिल है। अष्टछाप के और अन्य कवि हम देखते हैं तो कुम्भन दास, सूरदास, गोविंद स्वामी, चित स्वामी और चतुर्भुज दास जी रहे हैं। सबसे सर्वश्रेष्ठ कवि की बात करें तो सूरदास जी रहे हैं अष्टछाप के कवियों में। और सर्वप्रथम की बात करें, अगर ये पूछ लिया जाए सर्वप्रथम कौन सा कवि रहा है, तो सर्वप्रथम अगर बात करें तो अष्टछाप के कवियों में शामिल है कुम्भन दास, सर्वश्रेष्ठ कवियों में सूरदास, और सबसे छोटे यानी कनिष्ठ कवि पूछ लिया जाए तो नंददास जी आ जाएंगे।
नंददास। नंददास हमारा रह जाता है यहाँ पर। एक कवि हुए नंददास, ये सबसे अष्टछाप के कवियों में सबसे छोटे कवि हैं। और उसके बाद देख लेते हैं, अगर पिता पुत्र की बात करें किन अष्टछाप के किन कवियों के बीच जो है पिता पुत्र के का संबंध है, तो वो है कुम्भन दास और चतुर्भुज दास जी के बीच, क्योंकि चतुर्भुज दास जी जो है कुम्भन दास जी का पुत्र रहा है। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 40। राधावल्लभी संप्रदाय के आचार्य कौन है? तो वो राधावल्लभी संप्रदाय के आचार्य जो है रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, स्वामी हित हरिवंश या शंकराचार्य। आंसर हो जाएगा हमारा स्वामी हित हरिवंश जी रहे हैं। उससे संबंधित और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हम देखें तो गोस्वामी हित हरिवंश राधावल्लभी संप्रदाय के आचार्य है। इस संप्रदाय में राधा को कृष्ण से भी उच्च स्थान पर रखकर जो है उपास्य माना जाता है और कृष्ण की उपासना आनुषंगिक रूप से की जाती है। और राधा स्वयं आनंद रूपा नित्य भाव है और इसलिए इस उपासना को रसनोपासना भी कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न संख्या 41। मलिक मोहम्मद जायसी के रचनाकार नहीं है, तो मलिक मोहम्मद जायसी जी के रचना कौन सी नहीं है इनमें से, ये आपको बताना है। तो आपको पता ही है, तो मधुमालती जो है मंजन कवि की है, ना कि इनकी जायसी जी की नहीं है। लेकिन आखिरी कलाम, अखरावट और पद्मावत, ये तीनों की तीनों रचनाएं मलिक मोहम्मद जायसी जी की हैं। देख लेते हैं इससे संबंधी और अन्य तथ्य। मधुमालती के रचनाकार सूफी प्रेमाख्यान कवि मंजन जी माने जाते हैं। इसकी कथा पर आधार जो है लोक प्रचलित कहानी रही है। ऐतिहासिकता का समावेश इसमें बिल्कुल भी नहीं है। इसमें कनेशर के राजपुत्र मनोहर और महारस की जो राजकुमारी है मधुमालती, यानी कई बार ये पूछा जाता है मधुमालती के नायक कौन है, तो मनोहर मधुमालती के नायक है और नायिका मधुमालती। ये जो सूफी रचनाएं होती है ये किसी न किसी नायिका के नाम पर ही इनका नाम रखा गया है। तो देख लेते हैं, प्रेम के चित्रण में विरह के महत्वपूर्ण स्थान रहा है। विरह की मनुष्य के लिए ईश्वर को समझाने का महत्वपूर्ण साधन है। पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम जायसी जी की रचनाएं हैं। पढ़ते हैं आगे, किस रचना में किस चीज़ का वर्णन किया, जैसे कि अखरावट में जो है जायसी जी के जो है एक एक वर्णों के अक्षरों का ज्ञान होता है और आखिरी कलाम में जो है कयामत का वर्णन देखने को मिलता है। तो जायसी जी से संबंधित हम जो महत्वपूर्ण हमने जो तथ्य किए उनके अंतर्गत हम कर भी चुके हैं और आगे जो हम एक बार से फिर मैराथन क्लास के अंतर्गत सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को करने की कोशिश करेंगे। तो देख लेते हैं प्रश्न संख्या 42। नायिका वेद पर आधारित ग्रंथ रस मंजरी के रचनाकार कौन माने जाते हैं? नायिका वेद पर जो आधारित ग्रंथ है रस मंजरी, उसके रचनाकार रहे हैं हमारे नंददास जी, जो कि अष्टछाप कवियों में सबसे छोटे कवि रही हैं। तो रस मंजरी के रचयिता अष्टछाप के प्रमुख कवि नंददास जी हैं। और नंददास जी, ये भी आपको ध्यान रखना है, ब्रज भाषा के प्रसिद्ध कवि रहे हैं। सूरदास के बाद ब्रज भाषा के अगर भक्ति काल के अंतर्गत कोई कवि है तो वो है नंददास जी। ये भी आप पॉइंट आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देख लेते हैं आगे, यह गोस्वामी विठलनाथ के शिष्य माने जाते हैं। नंददास जी जो है गोस्वामी विठलनाथ के शिष्यों में शामिल है। तो उसके बाद देख लेते हैं इनकी जो अन्य प्रसिद्ध प्रमाणिक रचनाएं हैं नंददास जी की, वो है भ्रमर गीत, रास पंचाध्यायी, दशम स्कंद भाषा और विरह मंजरी, रूप मंजरी, मान मंजरी, श्याम सगाई, रुक्मणी मंगल, गोवर्धन लीला, सुदामा चरित और सिद्धांत पंचाध्यायी और नंददास पदावली और रास पंचाध्यायी। रास पंचाध्यायी इनकी प्रमुख रचना रही है। रास पंचाध्यायी पर जो है नंददास जी को जड़िया की उपाधि भी मिली है। कहो कवि जड़िया, जड़िया की उपाधि भी मिली। इनसे संबंधी एक पंक्ति भी है भाई, और नंददास जड़िया तो और कवि गड़िया, इस प्रकार से कोई पंक्ति है, तो मुझे थोड़ी ध्यान नहीं आ रही, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। तो बढ़ते हैं आगे। कई बार पूछा जाता है ये पंक्ति किसके विषय में कही जाती है, कि और कवि गड़िया तो नंददास जी जड़िया। तो नंददास जी के बारे में कहा जाता है
कि नंददास जी को जड़िया की उपाधि प्राप्त है। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 43 कृपाराम द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक कौन सी मानी जाती है? कृपाराम द्वारा रचित जो नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक है वो रही है इनकी हित तरंगिणी। देख लेते हैं हित तरंगिणी जो रचना है इनकी कृपाराम जी की, वो 1598 ईस्वी की है और नायिका भेद की पुरानी पुस्तक है। इनके रचयिता आचार्य कृपाराम है। इनसे पूर्व जो सन 1553 से 1583 के मध्य कृष्ण कवि नंददास जी ने नायक नायिका के संबंध में रीति ग्रंथ से संबंधी रसमंजरी की रचना की थी। कृपाराम ने हित तरंगिणी का आधार जो है भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को लिया है। इन्होंने स्वयं लिखा है कि कृपाराम यो कहत है भरत ग्रंथ अनुमानित हित तरंगिणी वस्तुतः रस ग्रंथ है। तो इस प्रकार इनके जो इन पंक्तियों में पता चल जाता है इन्होंने भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को आधार बनाया है अपनी रचना के लिए। तो हित तरंगिणी वस्तुतः एक रस ग्रंथ है और सर्वांग निरूपण न होने के कारण केशवदास को सर्वप्रथम रीति काव्य का सर्वांग निरूपण आचार्य माना है। यानी एक होते हैं हमारे रीतिकाल के अंतर्गत दो प्रकार के आचार्य रहे, एक सर्वांग निरूपण और एक जो है विशेषांक निरूपण। केवल किसी एक विशेषांक का निरूपण करके उन्होंने रचनाएं की या फिर जो काव्य शास्त्र के अंतर्गत आने वाले सभी जो अंगों का वर्णन करते हुए उन्होंने रचनाएं की। जैसे कि वे अंग कौन से माने जाते काव्य शास्त्र के अंतर्गत, जैसे रस का भी प्रयोग किया, अलंकार का भी प्रयोग किया, रीति का भी उन्होंने उसमें वर्णन किया है या फिर गुण को भी रखा है। तो इस प्रकार से काव्य के सभी अंगों को लेकर के जो है काव्य शास्त्र के अंतर्गत आने वाले जो लक्षण ग्रंथ सभी अंगों का वर्णन करके अपनी रचनाएं जिन्होंने की है वे लक्षण ग्रंथ लेखक माने जाते हैं। यानी कि वे जो आचार्य रहे हैं वे रीतिबद्ध काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देख लेते हैं। और केशवदास को जो है सर्वांग निरूपण आचार्य कहा जाता है। यानी काव्य शास्त्र के सभी अंगों का वर्णन इन्होंने अपनी रचनाओं में रीति काव्य के अंतर्गत किया है। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 44 कवि कल्पतरु के रचनाकार कौन माने जाते हैं? कवि कल्पतरु जो रचना है वो चिंतामणि जी की प्रसिद्ध रचना रही है। उसके बाद देख लेते हैं कवि कल्पतरु के जो रचनाकार है वो चिंतामणि। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि को रीतिकाल का प्रवर्तक माना है। कवि कल्पतरु में कुल 8 अध्याय और जो है 1133 पद माने जाते हैं। ग्रंथ के पद प्रकरण में काव्य भेद, काव्य लक्षण, काव्य स्वरूप की चर्चा तथा गुण निरूपण दूसरे और तीसरे प्रकरण में शब्दालंकार, चौथे में दोष निरूपण, पांचवें में शब्दार्थ निरूपण, ध्वनि निरूपण, नायिका भेद आदि का वर्णन हमें देखने को मिलता है। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देख लेते हैं भाई प्रश्न संख्या 45 रीति मुक्त श्रृंगारी कवि कौन नहीं है? तो रीति मुक्त श्रृंगारी कवि इनमें कौन नहीं है? तो घनानंद, बोधा, आलम ठाकुर जो ये है ये सभी रीति मुक्त काव्य के अंतर्गत आते हैं। और एक हमारे आते हैं द्विजदेव, लेकिन इनमें जो है सेनापति जो है रीति मुक्त के अंतर्गत नहीं आते, रीति मुक्त श्रृंगारी कवि नहीं है। जो सेनापति जी है वे रीति सिद्ध काव्य में आते हैं, जो कि हमारे बिहारी जी आते हैं रीति सिद्ध काव्य में। तो सेनापति भी रीति सिद्ध काव्यों में ही शामिल है। तो देख लेते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास जो ग्रंथ लिखा है प्रकरण नंबर 6 सगुण भक्ति काल के जो सफुट रचनाएं सेनापति का उल्लेख इनमें दिया गया है। ये अपने समय के बड़े भाव को भाव को निपुण कवि माने जाते हैं। इनके जैसा ऋतु वर्णन किसी अन्य कवि ने नहीं किया। द्विजदेव, आलम और ठाकुर रीति मुक्त श्रृंगारी कवि माने जाते हैं। यानी ये भी पूछा जाता है रीतिकाल के अंतर्गत प्रकृति चित्रण करने वाले कवि कौन रहे हैं? तो वे रहे हैं सेनापति। एक सेकंड पे, सेनापति जो है रीतिकाल के अंतर्गत
प्रकृति चित्रण करने वाले कवि माने जाते हैं। प्रकृति का इन्होंने चित्रण किया है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 46 कुछ प्रश्न हमने जो है व्याकरण संबंधी भी लिए हैं। तो इस प्रैक्टिस सेट के जो हम प्रश्नों की संख्या को भी बढ़ाएंगे और व्याकरण के जो प्रश्न हमारे उनकी संख्या को भी थोड़ा बढ़ाएंगे, क्योंकि आप सभी को पता है टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं में कई बार ऐसा होता है जितना हमारे साहित्य के प्रश्न पूछे जाते हैं उतने ही व्याकरण के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। लगभग जो है 50% का जो है दोनों का रेशियो होता है साहित्य और व्याकरण का। तो कई बार रेशियो जो है साहित्य का अधिक भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल दोनों का समान रूप से समान संख्या से पूछे जाते हैं। जितने व्याकरण के प्रश्न पूछे जाएंगे उतने ही साहित्य के पूछे जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो एग्जामिनर के ऊपर बात है किस प्रकार से जो ये प्रश्न पत्र को बनाता है, साहित्य के प्रश्नों को अधिक डालता है या व्याकरण के प्रश्नों को अधिक डालता है, ये उनके ऊपर बात होती है। लेकिन हमें संपूर्ण हिंदी की तैयारी को करना है। संपूर्ण हिंदी की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए इसी प्रकार अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास करना है। तो व्याकरण संबंधी भी मैं थोड़े ज़्यादा अधिक प्रश्नों को लेकर के आने की कोशिश करूँगी भाई। और भाई फिर मैं एक बार आपसे कहती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो। तो देख लेते हैं प्रश्न संख्या 46। निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? मूल दीर्घ स्वर इनमें से कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। तो आ, ई, उ और ई, तो इसमें से जो है दीर्घ स्वर में शामिल नहीं है छोटी ई, क्योंकि ये जो है ये हर्ष स्वर के अंतर्गत आती है। तो देख लेते हैं। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा और गुरु का मतलब अर्थात गुरु। दीर्घ का मतलब क्या होता है? बड़ा अर्थात गुरु, अर्थात बड़ी मात्रा, यानी कि आ, ई और ओ ये सभी के सभी जो है दीर्घ स्वर माने जाते हैं। लेकिन हर्ष स्वर, लघु स्वर या छोटा स्वर के अंतर्गत छोटी ई, ए और ऊ आते हैं। इसके बाद देख लेते हैं मूल स्वर के भेद। मूल स्वर के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं: हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। हर्ष स्वर के अंतर्गत जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं, जैसे कि छोटा ए, आ, उ और री हमारे जो है हर्ष स्वर कहलाते हैं। उसके बाद देख लेते हैं री की मात्रा जो होती है के रूप में लगाई जाती है। इस प्रकार से री की मात्रा लगाई जाती है, आपको पता ही है, तथा उच्चारण री का ही होता है। उसके बाद देख लेते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वरों में शामिल है वे स्वर जिसके उच्चारण में हर्ष स्वर के से दुगुना समय लगता है, तो वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। स्वरों के उच्चारण में अधिक स्वर लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। और जो प्लुत स्वर होते हैं हमारे, प्लुत स्वर, उसमें हर्ष दीर्घ स्वर से भी जो है दुगुना समय लगता है। जैसे कि किसी भी नाम के बाद जब हम किसी को भी जब पुकारते हैं, जैसे राम, हम कहते हैं राम, मतलब पूरी थोड़ी लंबी ध्वनि को लेके जाते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारा चिन्ह होता है वे हमारे प्लुत स्वर कहलाते हैं। जैसे कि ओम, ओम में जो ये लगा हुआ होता है, तो ओम, इसी तरह जो लंबी ध्वनि होती है वही हमारे प्लुत स्वर कहलाते हैं। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न हमारा देख लेते हैं, हिंदी में ध्वनि कितने प्रकार की होती है? तो हिंदी में जो ध्वनियाँ होती है वे 2 प्रकार की होती है, स्वर और व्यंजन। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 48। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो मात्रा के आधार पर स्वर होते हैं हमारे 3 प्रकार के, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? तो एक से अधिक वर्णों के मेल को हम कहते हैं व्यंजन। तो हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या 33 है और इसकी जो निम्नलिखित श्रेणियां है, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, कै से लेकर मै तक के जो व्यंजन होते हैं हमारे वे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। अंतस्थ व्यंजन हमारे होते हैं य, र, ल और व। और ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं हमारे श, श, श और है। और अनुस्वार होते हैं यह,
स्वर के बाद आने वाला जो वह व्यंजन जिसकी ध्वनियाँ नाक से निकलती हैं, जिसके जैसे कि अंगूर, अंगद और अंकण, इस प्रकार के हमारे ये होते हैं अनुस्वार। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न होता है हमारा आज का अंतिम प्रश्न हमारा, वह है प्रश्न संख्या 50। ई, छोटी ई, बड़ी ई, च, च, छ, ज आदि का जो उच्चारण स्थान है वो आपको बताना है। इन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है? तो इन वर्णों का उच्चारण स्थान है हमारा तालव्य। तालव्य जो है, तालव्य से ये उच्चारित होते हैं। तो देख लेते हैं इनसे संबंधित भी और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भाई। तो जो हमारे तालव्य वर्ण होते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण स्थान तालु से होता है, उन्हें तालव्य वर्ण कहते हैं। जैसे कि छोटी ई, च, छ, ज, झ, य आदि जो है, और श भी इनमें शामिल है। तो उच्चारण की दृष्टि से हिंदी वर्णमाला में वर्णों को 6 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? सबसे पहले देख लेते हैं कंठवर्ण। कंठ, जो कंठ से उच्चारित होते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण में जिन वर्णों का उच्चारण कंठ से होता है, अर्थात उसे कंठवर्ण कहते हैं। जैसे कि ए के बाद देख लेते हैं, जो हमारा स्वर में शामिल है, व्यंजनों में शामिल है, क, ख, ग, घ, ण और है। और साथ ही जो विसर्ग होते हैं हमारे, वे भी हमारे कंठ होते हैं। फिर तालव्य वर्ण के अंतर्गत तो हमने देख ही लिए थे, छोटी ई, च, छ, ज, झ और य, और तालव्य वर्ण में आता है श भी शामिल। उसके बाद मूर्धन्य वर्ण। तो मूर्धन्य वर्ण होते हैं जिन वर्णों का उच्चारण मूर्धा से होता है, यानी मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। जैसे कि मूर्धन्य का मतलब क्या होता है? जब हम मुख से बोलते हैं और जीवा हमारी मुड़ जाती है बोलते वक्त, तो उसको हम बोलते हैं मूर्धन्य वर्ण। जैसे री हम बोलते हैं, जैसे ट और ठ, ड, ढ आप बोल के जो है देख सकते हो, क्योंकि जो जीवा थोड़ी मुड़ाव भी होता है। साथ में हमारे जो तालव्य से जो है कि तालव्य के बाद ही जीवा मुड़ती है, टच करके जीवा का मुड़ाव होता है। इस प्रकार से इन वर्णों को हम मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। अगर आप को मैं दिखा सकती तो फिर हम बोल करके सामने से हम जो है एक्सपीरियंस करके देख लेते, तो आप स्वयं से जो है इनको बोल करके उच्चारण करके आप इनको उनके उच्चारण स्थान को समझ सकते हो। साथ में जो हमारा श, षटकोण का है, ये भी जो है मूर्धन्य वर्ण के अंतर्गत आता है। फिर हमारा दंत्य वर्ण, जिन वर्णों का उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीव के लगने से होता है, जो हमारे ऊपर के दांत होते हैं और वहीं पे हमारी जीवा टच होती है, हमारी जीवा लगती है, तो उसे ही हम दंत्य वर्ण कहते हैं। जैसे कि आप बोल कर देख सकते हो, त, थ, द, ध, न और ल और साथ में स। उसके बाद देख लेते हैं ओष्ठ्यवर्ण। ओष्ठ्यवर्ण क्या होते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण ओष्ठ या होठों से होता है, तो उन्हें ओष्ठ्यवर्ण कहते हैं। जैसे कि आप बोल कर दे सकते हो ऊ, प, फ, ब, मैं। और फिर है अनुनासिक वर्ण। अनुनासिक वर्ण जिन वर्णों का उच्चारण नासिका से होते हैं, उन्हें ही हम अनुनासिक वर्ण कहते हैं। जैसे कि न, अण, न, मैं आदि जो ये है चंद्र बिंदु और अनुस्वार, ये हमारे जो है अनुनासिक वर्णों में शामिल है। इस प्रकार से आज की क्लास के अंतर्गत हमने व्याकरण सहित लगभग 20 प्रश्नों को आज की क्लास में हमने कर लिए हैं, और सुबह हमने 30 प्रश्नों को कंप्लीट किया था। इस प्रकार से आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 हमारा कंप्लीट होता है। प्रैक्टिस सेट 1 के अंतर्गत हमने जो है 50 प्रश्नों को लगभग विद सॉल्यूशन के साथ कर लिया है। तो इसी प्रकार से अधिक प्रैक्टिस सेट को हम अधिक से अधिक प्रश्नों को करने की कोशिश करेंगे, और साथ ही व्याकरण के भी प्रश्नों को हम जो है अधिक करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो प्रश्न पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, उन्हीं प्रश्नों को हम इन प्रैक्टिस सेट के माध्यम से करेंगे। पिछले सालों के प्रश्नों का संग्रह ही हम जो है विद सॉल्यूशन के साथ करने की कोशिश करेंगे। तो एक बार फिर से मैं आपको कहना चाहूँगी कि वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो
सब्सक्राइब कर लेना। और किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो या फिर किसी भी प्रकार से आप क्लास चाहते हो मैम इस प्रकार से क्लास लो या इस टॉपिक पर क्लास बनाओ, तो मैं पूरी आप कोशिश करूँगी आपके कमेंट बॉक्स में दिए गए सजेशन के अनुसार क्लास लाने की। तो पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।